नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हार से घबराई ममता के गुर्गों ने नंदीग्राम को बनाया खूनी ग्राम। पोलिंग बूथ पर किया हंगामा, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव। ईडी की धमकियों के बीच बंगाल में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, कई जगहों से हिंसा की खबर। बीजेपी कार्यकर्ता को डराया, टीएमसी पर गुंडागर्दी के आरोप। महाराष्ट्र के वसूली कांड में एक और बड़ा खुलासा, सचिन वाजे ने ही खरीदी थी जेलेटिन की छड़ें। एनआईए ने अब तक 8 महंगी कारें जब्त की, कई साजिश बेपर्दा। शिवसेना ने गालीबाज और धमकीबाज नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी, महिला सांसद से बदसलूकी के आरोपी अरविंद सावंत को बनाया प्रवक्ता। और भारत पाकिस्तान के बीच होगी क्रिकेट की जंग, अप्रैल में खेलेंगे त्रिकोणीय T20 सीरीज। अफरीदी का बयान, दोनों देशों के बीच बेहतर हो सकते हैं रिश्ते। नजर डालते हैं पहली खबर पर, और ये खबर आ रही है बंगाल के नंदीग्राम से। बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर आज वोटिंग हो रही थी और ममता बनर्जी के समर्थक जगह जगह बवाल कर रहे थे। एक पोलिंग बूथ पर तो ममता खुद ही पहुंच गई और कई घंटों तक अपने समर्थकों के साथ हंगामा करती रही। हालात इतने खराब हो गए कि आरएएफ को कार्रवाई करनी पड़ी। ममता का ड्रामा इतने पर ही नहीं रुका, उन्होंने पहले गवर्नर को फोन किया और उसके बाद थाने भी पहुंच गई। इस बीच दीदी के गुर्गों ने दीदी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला भी कर दिया। अधिकारी की गाड़ी पर पथराव के दौरान गुंडों ने मीडिया को भी निशाना बनाया। डॉक्टर साहब, नंदीग्राम तो ममता के हाथ से गया, ऐसा ही लग रहा है। देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज है ममता बनर्जी का और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है पिछले 8-10 घंटे में पोलिंग के दौरान, वो अपने आप में बताता है कि वो एक हारे हुए कैंडिडेट की तरह बर्ताव कर रही है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है और आप सवेरे से घर के अंदर ही बंद थी, आप बाहर नहीं निकली, किसी से मिली नहीं, वोटर्स के पास किसी पोलिंग बूथ पे आप नहीं गई। वहीं शुभेंदु अधिकारी 2 बजे तक वो 60-70 पोलिंग बूथ का चक्कर लगा चुके थे। एक तो वो बात हुई। अब आप निकलती भी हैं तो आप एक गोकुलपुर के एक इलाके में जाकर के एक पोलिंग बूथ में आप खड़ी हो जाती हैं। वो क्यों खड़ी होती है? क्योंकि उनको मालूम चलता है कि उनके जो वोटर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई जगहों पे तृणमूल कांग्रेस के जो वोटर्स वो रिलक्टेंट हैं, वो बाहर आना नहीं चाहते। और ये खबर पाते ही ममता बनर्जी स्वयं उस मुस्लिम इलाके में पहुंचती है और सारे वोटर्स को बोलती है चलो हमारे साथ। तो 2500 के आसपास, 1500 के आसपास वहाँ पे लोग जमा हो गए। कुछ लोग ममता बनर्जी के साथ आए थे और जब ये मालूम चला कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग उस पोलिंग बूथ को चारों तरफ से घेर चुके हैं, तो फिर बीजेपी समर्थक लोग भी आ गए वहाँ पे। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाई उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी गतिविधियां जो एक एक पोलिंग बूथ के अंदर हो रही हैं, उसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग है और इसलिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही सख्त है इस मसले को लेकर के कि जिस तरीके से ये सवाल इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ममता बनर्जी उठा रही है, इसकी हकीकत क्या है ये बहुत जल्द ही मालूम चल जाएगा। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम और बंगाल में आज दूसरे चरण के कुल 69 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन बड़ी खबर है बंगाल से। तमाम धमकियों और हिंसा की कोशिशों के बावजूद लोगों ने 30 सीटों के लिए जमकर वोटिंग की। हालांकि कई जगहों पर लोगों को डराने धमकाने की खबर भी आई। धमकियों से परेशान होकर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने वोटिंग बूथ के पास खुदकुशी कर ली। वहीं बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उनके पोलिंग एजेंट को पीट कर भगा दिया। डॉक्टर साहब, बंगाल में ये हो क्या रहा है? लोगों को वोट भी नहीं देने दिया जा रहा है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जी। सिर्फ बंगाल में जो तस्वीरें आ रही है वहां से ऐसा लग रहा है वहां कोई अखाड़ा चल रहा है पहलवानी का। मार पीट तो पथराव, इस तरह से चुनाव होगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी तो पहली बार इस तरह से चुनाव लड़ रही है। बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर को ममता बनर्जी ने गर्त में डाल दिया। आप खुद वहां पे खड़ी होकर के उतना हंगामा हो रहा है और ममता बनर्जी के पास इतनी भी
मॉरल अथॉरिटी नहीं बची? क्या आपके आंख के सामने आपके राज्य की जनता दंगा पे उतारू है और आप बाहर आकर के ये कहते कि भाई अपने अपने घर जाओ और आपकी बात लोग सुन लें? नहीं, ऐसा किस लिए नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल को बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। आप ये कहिए कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया है। अब पूरी दुनिया में अब बाकी सब लोग कहते हैं भाई बंगाल में कल्चर है, तो ये ममता बनर्जी बड़ा उसमें दम्भ लेती है, बड़ा अहंकार दिखाते हैं ये लोग कि भाई ये बंगाल का हाल हो गया आपकी नज़रों के सामने। और सिर्फ नंदीग्राम ही नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे 800 सेंट्रल फोर्स के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार के काफिले पे हमला हो जाता है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, किसी की हत्या हो जाती है, किसी का रेप कर दिया जाता है, और ये सब तृणमूल के गुंडे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर उन तमाम लोगों से भी सवाल करना चाहिए जो दिल्ली से उठ के बंगाल में जाकर के वो ममता बनर्जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। वैसे तो बड़े ही माने इंटॉलरेंस गैंग जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नंगा नाच बंगाल के अंदर में ये सेकुलर पार्टियां कर रही हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। जी, बात करते हैं अगली खबर की जो महाराष्ट्र में सचिन वाजे केस से जुड़ी है। और नया खुलासा ये है कि एंटीलिया केस में जेलेटिन की जो छड़ें मिली थी वो असल में सचिन वाजे ने ही खरीदी थी। इस बीच एनआईए ने इस मामले में एक और ऑडी कार जब्त की है। इसे मिलाकर अब तक कुल 8 लग्जरी गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या में भी हुआ था। डॉक्टर साहब, 8 कार कितनी बड़ी साजिश है? देखिए, ये साजिश तो अब धीरे धीरे खुल रहा है जी। अब ये मालूम चल गया है, डायरियां मिल गई हैं कि किस तरीके से वहां पे वसूली का काम करते थे ये सचिन वाजे। ये सचिन वाजे कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, उनको तो बाकायदा रीअपॉइंट किया ही गया था इस चीज़ के लिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अपने मास्टर्स के लिए ये वसूली करे। अब डायरी से तो ये भी मालूम चल गया कौन कौन से बार थे, कौन कौन से रेस्टोरेंट थे, उससे कितना पैसा लिया जाता था, उसके लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए ये सिंधे जाया करता था, अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। तो अब धीरे धीरे वो सारे चेहरे बेनकाब होना वो शुरू हो चुके हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि वो जो हार्ड डिस्क है जो मीठी नदी के अंदर में मिली है उससे एनआईए को सारे डाटा जो है वो सामने आ गए हैं। उसमें कई सारे नाम, कई सारी चीज़ें, वो सब के सब वो अब एनआईए उसकी तहकीकात कर रही है। अब जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसके ज़रिए जो है वो सारा काम किया जाएगा, क्योंकि ये लोग तो इतने शातिर हैं। इन लोगों ने गुजरात से सिम को खरीदा था, जो 13-14 सिम जिसके जरिए ये उगाही का काम सचिन वाजे किया करता था, तो वो 12-13 उसमें सिम कार्ड्स मिले हैं। अब इन सब का भी डिजिटल फुटप्रिंट्स निकाला जा रहा है, डाटा को डंप किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये पूरा खुलासा होना वो बिल्कुल लाजमी है कि सचिन वाजे अकेले तो ये काम नहीं कर रहा था, और इसके साथ कौन लोग थे, ये किन के लिए कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में देश को बहुत जल्दी मालूम चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोगों को तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप वैसे ही मचा हुआ है कि पता नहीं इस सचिन वाजे के चक्कर में कौन कौन लोगों के असली चेहरे दुनिया के सामने आ जाएंगे। जी, अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गालीबाज और धमकीबाज नेता काफी पसंद आने लगे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महिला सांसद को धमकी देने के आरोपी अरविंद सावंत को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया है और उन्हें ये जिम्मेदारी संजय राउत के समकक्ष ही मिली है। शिवसेना के प्रवक्ता चुने गए अरविंद सावंत वही हैं जिन पर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने धमकी देने का आरोप लगाया था। डॉक्टर साहब, क्या यही है शिवसेना की बेसिक फिलॉसफी? देखिए, ये अजीबोगरीब इतनी बुरी स्थिति में शिवसेना फंसी हुई है, और खास करके ऐसे ऐसे लीडर्स की वजह से बुरी स्थिति में है जो उटपटांग बयान देने में माहिर हैं। लेकिन अब जो ये फैसला आया है कि चाहे वो सावंत साहब हों, चाहे ये संजय जी हों, ये दोनों तो बाचाल लोग हैं। आप संसद के अंदर किसी महिला सांसद को आप ये कह देंगे कि तुमको देख लेंगे, बहुत तुम मुंबई में आती हो, देखते हैं तुम्हारे जेल जाने का टाइम आ गया है। अब इस तरह के लोग
अब ये बात सामने आ गई तो कोई भी सेंसिबल लीडर होगा, पार्टी होगी, वो ऐसे लोगों को बाकायदा छिपा के पीछे रखेगी कि इसको प्रवक्ता या कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। लेकिन एक सप्ताह के बाद देख रहे हैं कि भाई उसे प्रवक्ता बना दिया गया। संजय राउत वैसे ही प्रवक्ता है। मैंने बताइए कि ये क्या इनाम है? संजय राउत को ये उखाड़ दिया, हेडिंग देने का ये जो अखबार में उन्होंने छापा था कि उखाड़ दिया, इसलिए उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये बताता है कि ये लोग बाचाल भी नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं है कि गालीबाज हैं। ये दरअसल शिवसेना की रणनीति के तहत इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये उद्धव ठाकरे और शिवसेना के चलाने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनको ऐसा प्रवक्ता मिले जो गाली गलौज करने में मास्टर हो, जो मर्यादा का उल्लंघन करने में चैंपियन हो, और इसलिए मुझे लग रहा है कि इन दोनों को जो है प्रवक्ता बनाया गया है। जी। और अब आज की आखिरी बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है। 2 अप्रैल से ढाका में ब्लाइंड T20 ट्राई सीरीज हो रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी हिस्सा ले रहा है। खबर है कि इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की कुछ और सीरीज पर भी चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, क्या है इस क्रिकेट डिप्लोमेसी वाली खबर के मायने? देखिए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये बहुत ही पुराना ये खेल चलता है। इसमें 2 एलिमेंट है, इसको समझ लीजिए। एक, पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरह की चर्निंग हो रही है। अभी हाल में ही चीन के विदेश मंत्री ईरान गए हुए थे और ईरान में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वहाँ के सारे जो एनालिस्ट हैं, टेलीविज़न पे जो कमेंट्री करते हैं, ये सारे लोग थू थू कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई चीन ने आखिर ये बयान क्यों दे दिया। बयान उन्होंने ये दिया कि ईरान की तारीफ में वो ये बोल गए कि ईरान वो देश नहीं है, उस तरह के मुल्क जिसे एक फ़ोन अमेरिका से आता है तो उसकी पॉलिसी बदल जाती है। और ये सीधे सीधे किसके लिए है? ये सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए चीन की तरफ से इसको कहते हैं कि एक चांटा जो है लगाया गया चीन की तरफ से पाकिस्तान को। अब दूसरी समस्या ये है कि पाकिस्तान को अभी बहुत पैसे की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा नाच रहे थे कि भाई ट्रंप गया। तो बाइडेन सरकार की तरफ से इनको साफ साफ ये कह दिया गया है कि भारत हमारा एक स्ट्रेटजिक फ्रेंड है और अगर आप इसके साथ रिश्ते नहीं सुधारते हैं तो आप हमारे दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएंगे और आपको जो सारी मदद दी जाती है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह की बात खुले तौर पे जब पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को जब ये एनालाइज करना पड़ रहा है तो उनको अब ये बात समझ में आ रहा है कि चीन के साथ ज़्यादा दिन तक वो इस तरह की दोस्ती नहीं कर पाएंगे। और ये एक आफ्टर थॉट भी आ रहा है कि अब आप, अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गया कि बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को ये भी कहा है कि भाई आपको ये भूल जाना पड़ेगा कश्मीर। तो ये जो चर्निंग हो रही है कि भाई चीन को छोड़ के हमको अमेरिका के साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनके साथ सारे जो वेस्ट एशिया के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, तो ये इस तरह के कंट्रीज़ के साथ भी इसके रिश्ते हैं जिसके बगैर पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो एक वहाँ चर्निंग हो रही है। तो ये भारत की तरफ से भी ये एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन समस्या यही है कि आप लाख क्रिकेट खेल लें, आप लाख चिट्ठियाँ लिख लें, प्रेम पत्र भेजें एक दूसरे को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान की जहनियत ही वो इम्प्योर है और इसलिए आपने कल घोषणा की भाई क्रिकेट मैच होगा, आप चिट्ठी लिख रहे हैं और आज कश्मीर के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हो गया। ये कैसे बैलेंस करना है, ये देश की चलाने वाले सरकार को, विदेश मंत्री को और जो हमारी एजेंसियां हैं उनको सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।